सर। सर। यस सर, धन्यवाद। सर आपका सीएपीएफएससी मेंटर प्लेटफॉर्म में स्वागत है सर। और सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपकी ऑल इंडिया रैंक फोर्थ चॉइस बार आई है। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और थैंक्स इस बात का कि आपने अपना टाइम निकाला हमारे व्यूवर्स के लिए और सीएपीएफएससी मेंटर के लिए सर। तो सर अब छोटा सा आप एक छोटा सा इंटरव्यू जो है हमारे व्यूवर्स को दीजिए ताकि व्यूवर्स को पता चले कि भाई जो ऑल इंडिया रैंक फोर्थ जो है इस बार वो कौन है और वो किस से मोटिवेट होने वाले हैं इस बार। हाँ, सबसे पहले धन्यवाद सीपीएफ ऐसे मेंटर्स को जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपनी बात सभी एस्पिरेंट्स तक कर सके। मेरा नाम फैमिन गजेरा है। मैं गुजरात से हूँ, सूरत से हूँ। आप मान सकते हो कि मैं लोन वॉरियर हूँ इस पूरे लिस्ट में। तो मतलब आपको ये गाइडेंस मिलेगा कि कैसे मैंने पूरी जर्नी है जो अकेले रहकर, जहाँ पर लेस गाइडेंस है, लेस मोटिवेशन है, लेस सपोर्ट है, वहां से ए आई आर तक, फोर्थ तक मैंने पाई है। इस पूरी जर्नी में ईश्वर, माता पिता, कुछ दोस्त और कुछ शिक्षक, स्कूल से लेकर अभी तक, ऐसे मेंटर्स के टीचर्स या चौधरी सर हो, सभी ने कोई ना कोई योगदान दिया है। और मैं इस जर्नी से जो सीखा हूँ वो आपसे अभी थोड़ी देर में बहुत कुछ शेयर करूंगा कि जो अगला एक महीना है वो काफी इंपॉर्टेंट है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। तो उसमें आप जी गेन कर सकते हैं मिनिमम 30 to 40 मार्क्स। तो मैं आपको इस बारे में और अभी डिटेल में बात करूँ। जी सर, अब अच्छा आप। अच्छा। जी सर। तो सर देखो आपकी ऑल इंडिया रैंक फोर्थ आई है सर। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई मेरी इतनी रैंक आए वो भी टॉप फिफ्थ में आए। भाई क्योंकि क्या होता है ना सर कई एस्पिरेंट सोचते हैं कि बस सिलेक्शन हो जाए। कईयों की ये माइंडसेट रहता है। तो आपका रिजल्ट आने से पहले क्या था कि भाई मैं सेलेक्ट होऊंगा कि होऊंगा तो फिर कितनी रैंक से होऊंगा। फिर जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब मुझे आइडिया था कि लास्ट टाइम में सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि पेपर 1 2 में इतना मार्क्स नहीं बन रहे थे। तो मैं प्रैक्टिकल व्यू के साथ गया था और इंटरव्यू में प्रिपरेशन नहीं किया था, सिर्फ अपियर होकर मैं आ गया था। तो मैं इस व्यू से ही चला था कि इस बार पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू, क्योंकि ये तीनों स्टेज में मेरिट में आपके मार्क्स गिने जाते हैं, तो हम्म। मैक्सिमम मैं स्कोर करूँ। तो जिस प्रकार से मैंने दिया था, और इंटरव्यू का थोड़ा सब्जेक्टिविटी रहता है, तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि टॉप 20 में रैंक आ सकता है, लेकिन टॉप 5 में आया, वो ईश्वर की कृपा है। तो मतलब वही है सर अभी एक्सपेक्ट जितना करे उससे ज्यादा मिलता है तो खुशी भी उसी हिसाब से होती है उतनी ज्यादा खुशी होती है। तो अभी मतलब फिर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था फिर मतलब कि भाई इतने अटेम्प्ट बाद में मेरा हुआ आपका। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। इससे पहले जो अटेम्प्ट दिया था उसमें मुझे आइडिया नहीं था कि सीपीएफ क्या होता है, क्योंकि मैं जिस रीजन से बिलोंग करता हूँ यहाँ पर कोई एग्जाम देता नहीं है मोस्टली, और इसका गाइडेंस बहुत लेस है। तो लास्ट ईयर जब मुझे पता चला था तब बहुत लेट हो चुका था कि अगर मैं प्रिपरेशन करूँ। तो फिर मुझे अच्छा। पता चला और मेरे पास एक ही अटेम्प्ट था, तो फिर मैंने पूरा मैक्सिमाइज एफर्ट दिया था इसमें कि एक गेंद है और एक गेंद पे छक्का ही मारना है। तो फिर मार दिया। ये तो सर बहुत बढ़िया जो है आपने बताया कि भाई मैक्सिमम जो है अपना आपने एफर्ट डाला। तो इससे हमारे व्यूवर्स को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि भाई देखो जितने भी अटेम्प्ट है मतलब यही हमें सीखना चाहिए कि भाई अटेम्प्ट मैटर नहीं करते ये आपका मैटर करता है आपका एफर्ट। हम्म। है कि नहीं सर। हाँ। तो ये सर अभी करना देखो तो मस्त है सब अभी। हाँ अभी क्योंकि वही है सर क्योंकि लगभग हमारे पास में 4 हफ्ते के आसपास बच रहे हैं। तो इसमें जितना ओके। ज्यादा एफर्ट हो सके उतना ज्यादा जो है एस्पिरेंट्स को अभी देना चाहिए। देखो ये लास्ट टाइम है रिवीजन के लिए। हाँ। तो आप ये बताओ कि जो अभी जो आपने जो फोर्सेस के बारे में जो आपने प्रेफरेंस डाली थी जो हाँ। अपने डीएफ में तो अब आपकी जैसे कि ऑल इंडिया रैंक फोर्थ आई है तो जो आपको देखो आपकी प्रेफरेंस तो मिलेगी ये तो यस। श्योर है। तो क्या यस। प्रेफरेंस है आप क्या प्लानिंग कर रखी है मतलब सिलेक्शन के बाद अब आपकी। जब प्रेफरेंस डालते हैं ना तब कई सारे क्राइटेरिया होते हैं। हम अब भेड़ बकरियों के जैसे दौड़ नहीं सकते, क्योंकि कई सारे मैंने देखे हैं कि सीनियर्स में भी कि सबके डालने की वजह से हम नहीं जा सकते। हमारे कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि मेरा क्राइटेरिया था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, हमेशा रिफाइनरीज देखी है, सीएसएफ देखा है, तो ये फर्स्ट थी। उसके बाद जो क्राइटेरिया है उसको मुझे डिसाइड करना था कि मैं किस बेसिस पर जाऊँ। तो हम्म। मैंने देखा था कि जहाँ पर पब्लिक इंटरफेस ज्यादा है, उस हिसाब से मैंने अपनी प्रेफरेंस दी थी, क्योंकि मुझे एक इंटरेस्ट पुलिस सर्विस में था।
अच्छा तो अच्छा। इस हिसाब से मैंने एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबी, इस हिसाब से मैंने पब्लिक इंटरफेस के रखते हुए मैंने पूरा सीक्वेंस में प्रेफरेंस दी। मतलब सीआईएसएफ आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी? यस। जी सर। तो अभी फिर मतलब अब आगे भी आपकी कोई प्लानिंग है कि भाई अब मैं सीएसए की प्रिपरेशन करूंगा, या फिर मैं बस सीएसएफ ज्वाइन करके मतलब फुल हार्टली मतलब उसी को फॉलो करूंगा सीएसएफ में? अब तो मैं सीआईएसएफ ज्वाइन करूंगा क्योंकि अच्छी रैंक से आ गई है, और अभी और आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो अब वो निभाए, थोड़ी जिंदगी जिए, आगे बढ़े लाइफ में, जो जी मिला सर है ये वो तो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़े। हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा है सर कि अभी आप सीएसएफ ज्वाइन करेंगे और सीएसएफ में आप एसी बनेंगे, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से सर। तो सर अब थैंक यू। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करी, फिर आपने एसी की प्रिपरेशन करी आपने, तो मोस्टली देखा है कि स्टूडेंट्स जो है ना सीएससी की तैयारी करने लग जाते हैं, यस। और इसको ये लोग सेकंड अपना बैकअप समझते हैं। तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि ये बैकअप है क्या? मतलब जब अब जैसे आप सीएसएफ में आगे, तो क्या प्रिपरेशन करने की जरूरत है आगे? फिर आपको आप सोच रहे हो कि सीएससी की प्रिपरेशन करूंगा मैं इसमें आगे? ये सभी एस्पिरेंट्स को ये बात समझने की जरूरत है कि लाइफ में बैकअप वर्ड नहीं यूज करना चाहिए कभी भी हमें, हम्म। क्योंकि जो हम चाहते हैं, हमारे एम्बिशंस तो एक, हम इंसान है, कभी खत्म ही नहीं होंगे। अगर आप सीएससी क्लियर कर लोगे तो आपका इच्छा होगी कि आईएएस आईपीएस मिले, वो मिल गया तो ये इच्छा है जागेगी कि होम कैडर मिले, होम कैडर मिल गया तो फिर ये इच्छा होगी कि डिस्ट्रिक्ट के आसपास आए, वो मिल गया तो हाँ वो वो खत्म ही तो, नहीं होगा एम्बिशंस। तो आप ये तो ये आपने सच समझिए सच। कि आप किस सिचुएशंस में हैं, आपके लिए खुद इंडिविजुअली क्या आपके पैरामीटर्स है और आपके लिए क्या बेस्ट है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका सीएससी क्लियर हो चुका है, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनकी जो लाइफ के पैरामीटर्स है वो सर्विस के पैरामीटर से मैच नहीं हो रहे। तो खुद की इंडिविजुअलिटी बाहर लाइए। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो दिनेश दासा सर है ना यूपीएससी बोर्ड में, ये हम्म। पहले जीपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं। तो ये वो चीज बहुत खुल के बता देते कि आप ये मत समझो कभी कि इंटरव्यू में या यूपीएससी पर्सनालिटी चेक करती है, वो चेक करती है आपकी इंडिविजुअलिटी। आप सूट टाई पहन के, शूज पहन के, बाल कटवा के आके अच्छी अच्छी बातें करोगे तो पर्सनालिटी अच्छी दिखती है, पर एज ए इंडिविजुअल आप कैसे हो, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके अंदर से बाहर आ जाता है। तो आप इस पर हम्म। फोकस कीजिए, खुद पर। तो ये बेस्ट वे है कि आप खुद पे फोकस कीजिए और खुद की स्ट्रीम आप खुद चुनिए। हाँ मतलब एस्पिरेंट्स को ये समझना चाहिए कि भाई आप अपना फैसला खुद ले, सोच समझ के जो आपको सूट करता है उस हिसाब से आप अपना डायरेक्शन चूज करें। यस। तो सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहेगा मेरा कि अब देखो आपने सेकंड अटेम्प्ट में ही जो है ऑल इंडिया रैंक फोर्थ जो है वो आपने हासिल करी है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी पेपर वन को लेके, और खास करके पेपर टू को लेके? क्या चीज जो यूनिक चीज थी जो आपने दूसरों से हटके फॉलो करी, जिससे कि भाई आपका सेकंड अटेम्प्ट में ही इतनी बड़ी रैंक आई? देखो, एक चीज सभी को समझने की जरूरत है कि हर एक पर्सन की कुछ स्ट्रेंथ होगी और वीकनेस होगी। स्ट्रेंथ पर आप आगे बढ़ो और वीकनेस को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो। और अपना लेंस है ना, वो सोसाइटी का लेंस से मत देखिए कभी। एक कम्युनिटी में एक ये गलत चीज है कि आप जो कट ऑफ है ना, आप उस पर देखते हैं कि हम कट ऑफ क्लियर करेंगे। कट ऑफ क्लियर अगर कर भी लोगे तो फाइनल मेरिट में नाम नहीं आएगा। आपका ध्येय रखो कि जो हाईएस्ट मार्क्स है वो कितने हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस एग्जाम में 19-20 भी रहा तो भी थोड़े कम आएंगे। मेरा टारगेट था इस साल का कि मुझे 400 मार्क्स लाने हैं फाइनल मेरिट। अब फिर उसके लिए क्या करना है वो मुझे सोचना है। अब पेपर वन में 170 आए, पेपर टू में 120 आए, इंटरव्यू में 100+ आए। अब मुझे इस टारगेट से चलना है, और शायद अगर ऐसी सिचुएशन आई कि अगर मैं टारगेट नहीं अचीव किया तो भी 380 तो आएंगे। और 380 पे कोई रोक नहीं सकता किसी को कि उसका मेरिट में नाम ना है। तो एम हाई पर रखिए, ये मेन चीज है। तो एम हाई, वो तो है ही सर। देखो सोच का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ऐसा बढ़कर भी कह हाँ। दिया है। तो सर पेपर वन में आपने क्या मतलब क्या स्ट्रेटेजी थी? अब जैसे कि लास्ट के 4 वीक्स बच रहे हैं, हाँ। 4 या 5 वीक्स है, तो इसमें स्पेशली जो है स्टूडेंट्स को किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? क्योंकि देखो सिलेबस तो अभी ये टाइम तो सिलेबस कंप्लीट आवाज। करना, तो अभी किस चीज पे फोकस करें? क्या है जो चीज अभी जो स्कोर बढ़ा सकती है स्टूडेंट्स का?
जो सीरियस है? देखो, दो साइड है। एक है हमारे साइड और एक है यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी की साइड से एक बार सोचोगे तो आप देखोगे कि सीडीएस का लेवल इस साल अप था और सीएससी का लेवल डाउन था। तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कैसा लेवल आएगा, कि लास्ट ईयर से सेम आएगा, अपर आएगा, लोअर आएगा। तो अब है हमारी साइड। तो हमारी साइड हमें ये करना है कि जो सब्जेक्ट सीएससी में नहीं है उसमें एक्सेलेंस लाओ। अगर थोड़ा सा फॉर्मुलेशन बाकी है तो उसमें लाओ। जैसे कि ये जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए बेस्ट है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। आप किसी की नोट से पढ़ रहे हो, वेल गुड। पर किसी की नोट से आप 60 to 70% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ट रहे कि आप 100% की ओर जा पाएंगे। दूसरा है, जो मैं हमेशा से सभी को कहता हूँ, वो है मैथ्स। इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैथ्स टफ था, टाइम कंज्यूमिंग था, और स्पीड में देने की वजह से आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो मैथ्स, जीएस, मैथ्स, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, ये तीन है कि आप लास्ट 30 डेज में मैक्सिमम इसको ट्राई करो, ताकि जो अटेम्प्ट है आपके 100+ हो 125 में से। अच्छा अच्छा। तो सर जैसे कि एनसीईआरटी पे फोकस करना तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा जरूरी है, वो तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स की अगर मैं बात करूं तो कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स है जिनको तो पढ़ना मस्ट ही है एनसीईआरटी के अलावा? मतलब एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, और हाँ, स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो उनके बारे में कुछ बताइए कि भाई ये तो मस्ट है, एनसीईआरटी की तरह ही है। देखो, जनरल साइंस में सिर्फ आपको एनसीईआरटी करनी है, उसके अलावा कुछ मत हम्म, कीजिए। लेकिन कीजिए तो थोरोली कीजिए, कि मतलब एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं, एक्सरसाइज आ रही है, पीछे चैप्टर के पीछे सब कीजिए, एक वर्ड भी मत छोड़िए। उसमें से क्वेश्चन निकलता है, बहुत निकलता है, और इसी तरह से वो बना रहे हैं अभी। बाकी सब्जेक्ट्स की बात आए तो वो सीएससी की सारी बुक लिस्ट है। पॉलिटी है लक्ष्मीकांत के लिए। इकोनॉमी के लिए अगर किसी ने किसी फैकल्टी के लेक्चर्स देखे तो वो रमेश सिंह को फॉलो कर रहे हैं, वो जो फॉलो करा है वही रखिए, चेंज मत कीजिए। जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। उसको तो एनसीईआरटी आपको थोरोली करनी है। पर साथ में अगर आपने जीसी लियो किया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो अभी करने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, और जो करंट है ना उसको जियोग्राफी से थोड़ा रिलेट कर लीजिए, तो ये बेनिफिशियल रहेगा। और है सीएससी में जो साइंस एंड टेक आता है ना, वो यहाँ पर नहीं आएगा, तो उस पर कोई फोकस मत करो। इसमें आएगा जनरल साइंस, वो है एनसीईआरटी, और वो होता है फैक्चुअल। अगर आपने फैक्ट्स नहीं पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि दो ऑप्शन कौन से हैं, पर आप एलिमिनेट एंड में नहीं कर पाओगे। तो एनसीईआरटी मस्ट है उसके लिए। और बाकी अब सब्जेक्ट बचता है, वो है हिस्ट्री, और वो है काफी वेग। उसको सोल्व करना अभी तक कोई कर नहीं पाया। पर आप बेसिक अपना रेडी रखिए, जो एनसीईआरटी वाला है या स्पेक्ट्रम है मॉडर्न के लिए। पर अभी जो ट्रेंड है वो एंशियंट और मिडेवल की ओर ज्यादा है। तो आप किसी भी कोई कोचिंग का मटेरियल हो ना, वो ले लीजिए और पढ़ लीजिए एक बार, एंशियंट और मिडेवल वाला। आपको एक टाइमलाइन पता होनी चाहिए मेन, कि किस समय में क्या हो रहा था, तो आप शायद एलिमिनेट भी कर पाए। तो क्रोनोलॉजी हमेशा सबको पता होनी चाहिए, कि इसके बाद ये था, इसके साथ में ये था। ये हिस्ट्री में इतना याद रखिए, अगर आपको बहुत डिफिकल्ट हो रहा है तो। जी सर। और अब जो सब्जेक्ट बचता है वो है सिर्फ करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में सीएपीएफ में क्या होता है कि दोनों तरीके का होता है, वन लाइनर भी होगा और एनालिटिकल वाला भी होगा। जी तो सर। ट्राई कीजिए कि एलिमिनेट करो आप। इसमें आप थोड़ा सोचोगे, एलिमिनेट होता है, लास्ट टाइम बहुत सारे एलिमिनेट हुए हैं। पर आपको शांति से सोचना होगा, इसमें डर नहीं होना चाहिए। शांति से करोगे तो हो जाएगा। जी सर। बस यही स्ट्रेटेजी है पेपर वन के लिए तो। ओवरऑल और सर ये तो बात थी पेपर वन की। अब अपन बात करें पेपर टू की। तो एक बार आप अपनी अपनी तरफ से बताइए कि पेपर टू के लिए क्या आपने फॉलो किया, जिससे कि हमारे व्यूवर्स को, जो एस्पिरेंट्स हैं जो इस बार सीरियस हैं, उनको कुछ और हेल्प मिल सके। इसके लिए तो अभी मैं भी एक्साइटेड हूँ, जब मार्क्स आएंगे तब देखूंगा मैं। पर देखो, मैंने ये फॉलो किया था कि 200 मार्क्स में से 175 मार्क्स सब्जेक्टिव है। जो पेपर हम्म चेकर वो चेक करेंगे। 25 मार्क्स हमारे हाथ में, पूरे के पूरे 25 मार्क्स हमारे हाथ में है, वो है ग्रामर के। हम्म हम्म और ग्रामर, ये ईश्वर की कृपा ही समझो कि ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हम्म थोड़ा एफर्ट डाल लीजिए। जो टॉपिक है, कुछ 10-15 टॉपिक्स है, वो पढ़ लीजिए। और उसकी एक्सरसाइज कोई भी बुक ले लीजिए इंग्लिश ग्रामर, बहुत सारी मार्केट में।
कोई भी बुक उठा लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। ग्रामर के मैंने चेक किया था, मेरा आउट ऑफ 25 ऑलमोस्ट 22 तो सही हो रहे थे। तो अच्छा अच्छा मतलब अच्छा अच्छा। आप ग्रामर में मैक्सिमम स्कोर कीजिए, और फिर बाकी सब में सब हो जाता है, पर आप टाइम लिमिट ध्यान रखिए। हर एक चीज टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए। मैंने दी थी कि हर एक ऐसे को 15 मिनट, तो जैसे 15 मिनट खत्म हो जाती है वहां पे स्टॉप लग जाना चाहिए, आगे बढ़ जाओ। और दूसरी बात होती है, एक होती है प्रेजेंटेशन। इंटरव्यू में बोला जाता है कि द वे यू ड्रेस यू विल बी एड्रेस। तो उसी तरह से अगर आपकी कॉपी में पहले से दिख रहा है कि आपने काटा हुआ है 2-3 जगह, तो पहले ही दिख जाता है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है यहाँ पर, इसलिए काटा है। जी तो प्रेजेंटेशन अच्छा रखिए। हैंडराइटिंग बुरी है तो वो भी सही हो जाती है। आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, कि यूट्यूब पे देख लीजिए कि कैसे हैंडराइटिंग को और बेटर करें। कुछ एक्सरसाइज होती है, उससे हो जाता है। और मेन चीज है कि आपका फ्लो होना चाहिए। कोई भी आप बात रखें, हम उस इंसान की बातें सुनना पसंद करते हैं कि जो साफ साफ बोले। पेपर टू में दिक्कत सभी एस्पिरेंट्स की ये आती है कि वो जो लिखते हैं, वो जो सोचते हैं वो लिख देते हैं फटाफट। पर आपका एक वे जी होना चाहिए कि इस तरह से सोचेंगे और इस तरह से लिखेंगे। और काफी मोनोटोनस मत लिखो। जैसे कि ऐसे में मैं देखता हूँ कि हर बार सब कोट्स चालू करते हैं फिर लिखते हैं। दूसरे में भी कोट्स चालू किया, लिखा। थोड़ा वेरिएशन लाओ। जैसे कि कोई पोएम लिख दी, पोएम अगर टफ हो रही है तो कोई स्टोरी लिख दी, कोई डेटा से चालू किया। तो वेरिएशन के साथ लिखो, ताकि जो चेक कर रहा है उसको समझ में आ रहा है कि ये पर्सन एक डाइवर्सिफाइड पर्सन। जी सर जी सर। तो इस तरह से आप छोटी छोटी बातें करो, बहुत बड़ी जाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं अगर एक बात और कहूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं, रिपोर्ट राइटिंग देखी है, उसमें लिख देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, this is not the right way to address our prime minister. You should write the honorable prime minister Shri Narendra Modi. We should जी give the respect over finance minister, क्योंकि जयशंकर सर के कोट बहुत सारे लिखते हैं, पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि जयशंकर said. It is not the correct way to address our foreign minister, right? यस सर So सर। few words matters a lot. छोटी वो छोटी बातें मतलब याद रखें। हाँ, जी तो सर, उसे स्कोर इम्प्रेशन होता है। पड़ता है, थोड़ा सा नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है उसे मतलब। नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, और छोटी छोटी बात ही होती है कि जो आपको एक एक मार्क्स एक्स्ट्रा देती है, जी क्योंकि जी, और आपके एक एक नंबर का तो बहुत 20 बड़ा क्वेश्चन महत्व है। भी है। अब 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में एक एक मार्क्स से बढ़ जाएगा तो भी 20 मार्क्स, 100 आप प्लस हो ही जाएगा अपने आप। जी जी जी। बस छोटी बातें याद रखिए, बहुत बड़ा नहीं करना है। छोटी छोटी बातें आगे बढ़ते रहिए, हो जाएगा आराम से 100 प्लस। तो सर, पेपर टू में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि कॉमन सेंस का पेपर है या फिर इसके लिए हमें स्पेशली तैयारी करने की जरूरत है? कई स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा ये डाउट रहता है कि सर मैं क्या पढूं, क्या सोर्स में रेफर करूं, कितना मैं प्रैक्टिस करूं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये रहता है कि एक हफ्ते में कितने ऐसे लिखूं, कितने में रिपोर्ट राइटिंग लिखूं, कितने आर्गुमेंट आर्गुमेंट लिखूं। तो जवाब देना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो इस चीज पे आप क्या सोचते हो, क्या मानना है आपका, क्योंकि आपने भी इस फेज को पार किया, तो क्या आप बताना चाहोगे एस्पिरेंट्स? इसके लिए मेन चीज है कि आप पीवाईक्यूज उठाइए, कोई ऐसे लीजिए, और उस पर आप सोच सकते हैं कि नहीं, खुद से जज कीजिए। क्या आप इतना सोच सकते हैं कि आप 3 से 4 पेज लिख दें? अगर ये हो रहा है, वेल एंड गुड। नहीं हो रहा है तो उस टॉपिक के बारे में पढ़िए। आप कोई भी टॉपिक लीजिए, उसके डिमेंशंस बनाइए कि आप उसके सोशल पॉइंट से पढ़ सोच सकते हैं, आप टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से। अगर नहीं सोच पा रहे, अगर दिक्कत आ रही है कि हर एक पॉइंट पे आप सोशल नहीं पढ़ पा रहे, तो सोसाइटी की नोट्स उठाइए और वो पढ़िए। साफ सी बात है, हर एक चीज की इस तरह से पढ़िए। अगर हो जा रहा है तो वेल एंड गुड है, और नहीं हो रहा है तो आपको थोड़े डेटा पढ़ने होंगे, क्योंकि आपको थॉट्स वहीं पे बनते हैं जहां पर आपके पास कुछ वर्ड्स हो। तो वर्ड्स बेसिक है, बेसिक से आप थोड़े सेंटेंस बना लेंगे, और आपको स्ट्रक्चर करना आ जाएगा धीरे धीरे करके। बात रही राइटिंग की, तो ये पर्सन टू पर्सन वारी करेगा। जैसे कि जो सीएससी वाले होंगे वो लिख लेंगे, क्योंकि उनको थोड़ी प्रैक्टिस होगी लिखने की। जो सीडीएस सिर्फ कर रहे हैं उनको शायद थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन वो लिखेंगे थोड़े टाइम तो आ जाएगा।
धीरे धीरे करके लिखिए, पर एक बात याद रखिए कि आपको वर्ड लिमिट में रहना है और टाइम में रहना है। जी जी। आपको थोड़ा आप लिखेंगे तो समझ आ जाएगा। अगर मेरी बात करूँ तो मैंने सिर्फ एक ही पेपर लिखा था फुल, बस मैंने उसके अलावा कुछ लिखा नहीं था, क्योंकि मुझे इतना भरोसा था कि मैं लिख लूंगा, मुझे इसमें दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि सीएससी में प्रिपरेशन की थी इसलिए। लेकिन जो नहीं कर रहे उनको लिखना होगा, काफी लिखना होगा, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तब आप समझते हैं कि आपने क्या सोचा और आपने क्या लिखा। जी जी। और आपको ये भी पता चलेगा कि पहला ऐसे मस्त था, लेकिन चौथा ऐसे आते आते तो पूरा मतलब बिगड़ रहा है ना। तो वो धीरे धीरे फ्लो आएगा, पर आपको प्रैक्टिस चाहिए। ये पर्सन टू पर्सन वारी करता है, किंतु वीक में मिनिमम एक फुल लेंथ पेपर दीजिए, जितने भी एस्पिरेंट्स है, ये मेरी एडवाइस जी सर, जी सर। हाँ सर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जो हमेशा से हम लोग सुनते हैं, वो तो एक्चुअली है ही। देखो, ये एस्पिरेंट्स को फॉलो करनी चाहिए। है। हाँ। तो सर ये बताइए, आप जैसे कि आपकी इतनी बढ़िया जर्नी जो रही है, तो इसमें कहीं पर सीएपीएफ एसी मेंटर्स का जो रोल रहा है, तो क्या लगता है आपको इम्पोर्टेंट था? सीएपीएफ एसी मेंटर ने किस तरह से, मतलब आपका, मतलब एक तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड करी, हेल्प करी, जो भी सीएपीएफ एसी मेंटर से था आपका कनेक्शन? सीपीएफ ऐसे मेंटर से मैं आईजीपी के दौरान जुड़ा था, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। और उसमें जो क्वेश्चंस आते थे कि मतलब इंट्रोडक्शन में कैसे होता था, फोर्स रिलेटेड कैसा होता था, क्योंकि जो ऐसे मेंटर्स में जो पर्सन थे वो कुछ फोर्सेस से उनका ताल्लुक था, तो वो कुछ डिटेल में क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो ये एक इंसाइट मिला था कि हाँ ठीक है, डिटेल्स में इस तरह से होता है फोर्सेस के अंदर, क्योंकि बाहर से इतनी नॉलेज नहीं होती जितनी हमारे पास पुलिस की नॉलेज है, उतनी सीएपीएफ की हमारे पास कम है, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेस इतना है नहीं सीएपीएफ के साथ, इसलिए। तो काफी इंसाइट्स मिले, ये बेटर था। इंटरव्यू में नहीं दे पाया था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू थर्ड डे पर ही शेड्यूल हो गया था, और मैं पहले एक वीक में इंटरव्यू देना नहीं चाहता था, कि मतलब मैं शांति से अपना कोई व्यू ना बने, इसलिए मैं दिया हूँ। इच्छा थी कि मैं कई सारे मॉक्स दूं, पर क्योंकि सबसे फर्स्ट में इंटरव्यू मेरा शेड्यूल हो गया था, तो फिर खुद से ही कॉन्फिडेंस करके मैं फिर दे आया था। अच्छा अच्छा सर, अच्छा। तो सर जैसे कि अब सीएपीएफएससी मेंटर जो भी अब टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स को, तो टेस्ट सीरीज आपने, मतलब कितनी टेस्ट सीरीज आपने प्रैक्टिस करी है पेपर 1 की और पेपर 2 की, इतना अच्छा स्कोर करने के लिए? इसमें से है कि मैंने अब पेपर 1 के लिए सिर्फ पीवाईक्यूज ही दी है, मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं दी थी किसी भी अच्छा अच्छा। कोचिंग की। सिर्फ पीवाईक्यूज मैंने 2014 से लेकर अभी तक के मैं हर रोज एक एक पेपर देता था, और उसके मार्क्स गिनता था, और क्या गलती हो रही है मैं उसमें ही मैं देख लेता था डेली। और पेपर 2 के लिए भी मैंने पीवाईक्यूज ही दिए। मैंने बाहर से कई सारे टॉपिक्स मिले थे कि करंट से है, पर मैं कर नहीं पाया था टू द पॉइंट, क्योंकि जितना आपको पीवाईक्यू से मिल रहा है वो बेटर है, और जो सीरीज आ रही है वो भी बेटर है। पर क्योंकि ऑलरेडी मैंने सीएससी में प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी टेस्ट सीरीज दे दी थी ऑलरेडी, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो चुकी थी। और लास्ट टाइम तो ऐसा था कि इंटरव्यू के बाद जस्ट 15 डेज ही बच रहे थे। मेरा 17 जुलाई को था, और फिर रिटर्न आके बाद में तो तुरंत एग्जाम थी। तो इसलिए इस कम ड्यूरेशन में मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज पर ही फोकस करे थे। अभी एक महीना है तो स्टूडेंट्स दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी दे, साथ में जो पीवाईक्यूज है वो भी दे, ताकि पैरेलल आप चलते रहे और करंट अफेयर्स का रिवीजन पूरा हो जाएगा। जी जी, मतलब अभी ये है कि एस्पिरेंट्स को मेनली रिवीजन पे ही फोकस करना चाहिए और प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए। हाँ, लास्ट मंथ में। जी जी। तो सर एक कंक्लूडिंग नोट आपकी तरफ से हम लोग चाहते हैं कि भाई आप एस्पिरेंट्स को थोड़ा मोटिवेट कर दें भाई, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या है, एस्पिरेंट्स डिमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं फिर, क्योंकि उनको लगता है कि इतना सारा पढ़ा हुआ है हमारा, उसको रिटेन नहीं कर पा रहे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो ये एक बार थोड़ा सा एस्पिरेंट्स का जो डाउट है ना, ये आप अपना कंक्लूडिंग नोट में इसको आप दूर करो एक बार। देखो, मैं एस्पिरेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर डाउट है, फियर है, तो ये नेचुरल फिनोमेना है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार एस्पिरेंट्स हो, मेहनत की होती है, तो फियर लगना ऑब्वियस है। अगर मैं मेरी बात करूँ ना, तो लास्ट टाइम पेपर 1 में मैं टारगेट लेके गया था कि 115 अटेम्प्ट करूंगा,
और पहले 10 में से मेरे 8 अटेम्प्ट नहीं हुए। अच्छा अच्छा। पर मुझे ये खुद पर भरोसा था कि अगर मुझे नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आ रहा। मेरा सेट ऐसा है कि स्टार्टिंग में डिफिकल्ट आ गया, तो खुद पर भरोसा रखिए। अगर मेहनत की है तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो और 1-2 लाख भी नहीं कर पा रहे, और जो आप इजीली कर रहे हैं वो बाकी सब भी कर रहे हैं। कंपटीशन कहाँ होगा? बीच में होगा। जब आप गेस मार्क करेंगे, जब आप थोड़ा एक्स्ट्रा लिखेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, खुद जो पेपर 2 में जिस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो वो अच्छे से करेंगे, तो ये छोटी छोटी चीज पर ध्यान दीजिए। डरने की आवश्यकता है नहीं। डर तो हमेशा ही लगेगा, फिजिकल के टाइम पे भी लगेगा, जहाँ मेडिकल में कुछ नहीं करना है उस वक्त भी डर लगेगा कि कहीं निकाल ना दे, है ना। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आएगा जाएगा। अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, अपने जो मेहनत है उस पर विश्वास रखें और आगे बढ़िए, सब सही हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि मोटिवेट किया आपने स्टूडेंट्स को। कि ये देखो सर, आप भी समझते हो कि लास्ट टाइम में कितना ज्यादा नर्वस रहता है स्टूडेंट। किसी एक टाइम पे हम भी एस्पिरेंट थे, जब मेडिकल में फिजिकल में जाते थे तो अपने आप डर लगता ही था। तो ये तो जाहिर सी बात है सर। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक लास्ट सवाल जो मेरे मन में आया है, मैं आपसे एक वो और पूछना चाहूंगा कि अब आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब लगभग ज्वाइनिंग के अंदर और ये जो मेरिट लिस्ट है इसके बीच में लगभग 1 साल का गैप है। इतना मतलब रहता ही है, इतना 1-1.5 साल तक हो जाता है। तो इसमें क्या प्लानिंग है आपकी? भाई आप कैसे एंजॉय करोगे? कुछ सोचा होगा आपने कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ताकि व्यूअर्स को भी लगे कि यार हम भी ऐसा ही करेंगे। मेरी इच्छा है, मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो माउंटेन पे ट्रैकिंग पे से जाता है, तो मेरी इच्छा है कि अभी मैं माउंटेनियरिंग कोर्स करूंगा, सीखूंगा थोड़ा। और साथ ही में इच्छा है कि थोड़ा और बाकी सारी चीजें पढूं। पढ़ने का शौक है तो अभी थोड़ा पढूं और बच्चों को भी पढ़ाऊं। एक ये तो बहुत हॉबी अच्छा ये काम है भी सर, रही है। बच्चों को पढ़ाना। हाँ, एक हॉबी मेरी रही है कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। जब मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि जब मैं एस्पिरेंट था तभी मैं सबको जनरल साइंस पढ़ाता था। आज भी मेरी नोट्स है तो मेरे दोस्त ले गए कि वो ही उसमें से ही पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कभी सेल्फिश बिहेवियर मत रखिए कि ये मेरा है मेरा है। सबको बांटिए, जितना बांटोगे भगवान और ज्यादा देगा। उतना ही देगा। जी तो ये बात हाँ, तो एकदम सही है सर। बांटने से ही बढ़ता है। देखो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप ये सीएपीएफ मेंटर के प्लेटफॉर्म पे जुड़े, आपने अपना टाइम दिया और हमारे व्यूवर्स को काफी सारी चीजें समझाई, मोटिवेट किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।